जितना विवाद खड़ा हुआ उससे कई हजार गुने गाना पॉपुलर हुआ, और वो भी औरतों में। शाहरुख खान को 100 करोड़ मिलेगा, लेकिन अगर उसी ऐश्वर्या राय होगी तो उसको 50 करोड़ में या 25 करोड़ में खत्म करेंगे। क्यों? एक्सेप्ट तो मैंने किया ना, छोटा था तो भी मैंने एक्सेप्ट किया। और उसको जब मैं पॉइंट ऑफ व्यू देने लगती हूँ तो कहते हैं कि सब्र करो, रॉयल्टी तुम्हारे पास आएगी। तो मैं चुपचाप बैठी हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। दिस इज मी अंबिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड आज मेरे साथ है लेजेंडरी कलाकार, जिन्हें देखने के लिए आप तो एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन हम मिलने के लिए बहुत एंड सवाल जवाब करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। सो ईला अरुण मैम है एंड के रायना सर है। सो सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग आपको देख के बहुत जवान फील कर रहे हैं, यंग फील कर रहे हैं और अच्छे हैं। और आज ज़्यादा खुश हैं क्योंकि पीछा करती परछाई का प्रमोशन के लिए हम यहाँ बैठे हैं, जिसका प्रीमियर हो रहा है 25 अगस्त को टाटा प्ले पे। तो बहुत खुश हैं। अब आप जो भी चाहें हमसे बात करें। जी, पीछा करती परछाइयाँ के बारे में सबसे पहले तो जानना चाहते हैं क्या है ये, एंड क्या ऐसी चीज़ आपको लग रहा है कि ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाली है? मुझे लगता है के जी तो बिल्कुल नहीं पसंद आने वाले हैं और मैं पसंद आने वाली हूँ। ना, आई एम जोकिंग। पीछा करती परछाइयाँ जो है वो जनरली लोग ये सोचते हैं कि शेडोज़ के बारे में बात हो रही है। ना तो ये बसंत की और पतझड़ की सायों की छायाओं की बात हो रही है, ना ये भूत प्रेतों की बात हो रही है। ये ऐसी परछाइयाँ जो हैं जो हमारी ज़िंदगी में टैबू बन के रह गई, जैसे कि कुरीतियाँ, सोच, दहेज प्रथा, शादी, कुछ भी पुराने जो टैबूज़ हैं जिनको आज तक हम चाह करके बड़े बड़े लोगों ने कोशिशें करी, पर उनकी सोच को हम नहीं बदल पाए। और वो आपका जब पीछा करती हैं तो एक पूरा का पूरा व्यक्ति का जो एक कुटुंब है या एक समाज जो है वो भरभरा के गिरेगा, क्योंकि समय के साथ बदलना बहुत आवश्यक है। तो ये प्ले उसके बारे में जो पसंद आएगा लोगों को, ये आएगा कि अब वो वक्त आ गया है कि औरत को उठना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। और अगर किसी बात से उसके मन में कोई कुंठा है तो समाज में जहाँ इन जैसे लोग, पुरुष टाइप के ऐसे लोग जो औरत को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो औरत को खुल के बोलना चाहिए। तो वो लोगों को शायद पसंद आएगा। पारिवारिक नाटक है, 4 किरदार हैं इसमें, और चारों किरदार 4 ही है ना, 4 हैं। चारों के पास अपने अपनी एक किरदार तो 5 है, लेकिन परिवार में 4, परिवार में 4 हैं और वैसे 5 हैं। और सबकी जीवन में वो सच है लाइफ में भी कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं कोई एक रहस्य सब में छुपा है। तो दे आर ऑल हैविंग अ सीक्रेट। और कौन सी परछाई है जो इनका पीछा कर रही है वो आप इस प्ले में देखेंगे। हेनरी गिब्सन का लिखा हुआ प्ले है, मैंने अडेप्ट किया है, के जी ने डायरेक्ट किया है। के जी दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, न केवल डायरेक्ट किया है बल्कि बहुत ही सशक्त और बहुत ही ऐसा व्यक्ति जिसको कि मैं, जो मुझे फूटी आंखों नहीं सच सुहाए, ऐसा व्यक्ति का किरदार कर रहे हैं। चलिए, इन्होंने हमारी बहुत तारीफ की। वैसे तो देखिए, ऐसा है कि कहानी में जब भी आप कोई कहानी कहते हैं, कोई भी कहानी कहने के लिए और उसको बहुत इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आपको उस कहानी में जब तक विलन नहीं होगा तब तक कहानी का मतलब रेजोल्यूशन नहीं होता है। अगर विलन ही नहीं होते, सारे राम ही होते, रावण नहीं होता, तो रामायण में क्या मज़ा था? कुछ नहीं। इसलिए पीछा करती परछाया में जहाँ यशोधरा है वहाँ मतलब मेरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे होते हुए ही वो अपनी बात कह पाती है। अगर मैं नहीं होता तो वो अपनी बात नहीं कह पाती। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये कैरेक्टर जो इब्सन ने क्रिएट किया है उसका पर्पज़ ही ये था कि वो जो औरत की बात कहना चाहता है, जो औरत को स्पेस देने की बात कहता है, औरत की घुटन की जो बात करता है, वो तब तक नहीं हो पाती जब तक वो घुटन देने वाला या घुटन का रेस्पॉन्सिबल जो आदमी जब तक वो सामने स्टेज पे नहीं हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं कैरेक्टर के हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम। मुझे एक बात कहनी, ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि कैरेक्टर इन्होंने इतना अच्छा निभाया है कि आप ये देखिए कि ये राजगुरु हैं, उस नाटक में राजपुरोहित हैं और धार्मिक गुरु भी हमारे। तो पहला उदाहरण ही इन्होंने दिया कि रामायण में अगर सिर्फ राम होते और रावण नहीं होता तो फिर
उस कहानी का इतना महत्व क्या होता, दूसरों का व्यक्तित्व कैसे निखर के आता, सीता कैसे निखर के आती। तो आप देख लीजिए कि इसी तरह से मैंने रावण को इंट्रोड्यूस किया। अच्छी बात है कि मैंने पहले कहा कि रावण नहीं होगा तो मतलब रामायण को कोई मतलब नहीं, मतलब पुरुषोत्तम राम तो समझ नहीं आता लोगों को अगर रावण नहीं होता, यू नो। सो ये जो चीज़ है जोक सपाट, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक पीछा करती परछाइयाँ की बात है कि इसमें मैं वो चीज़ रिप्रेजेंट करता हूँ कि जो डेकेडेंट जो हमारी सोसाइटी में जो वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ हज़ारों साल पहले से हम अपने ऊपर ओढ़ते रहते हैं, जिनका कोई रेलेवेंस आजकल की ज़िंदगी में नहीं है, उन मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उनको। तो वो जो यशोधरा बाई जी जो है वो उसको चैलेंज करती है उन चीज़ों को कि उनका कोई महत्व नहीं है आजकल। और मैं समझता हूँ इसलिए इन सब चीज़, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में, ये उसको रेलेवेंट बनाता है आज के समाज के लिए। क्योंकि आज के समाज में आज हमको देखना पड़ेगा, वी हैव कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे समाज में है जिनको हमको रीअसेस करना बहुत ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्या उनकी ज़रूरत है, अगर ज़रूरत नहीं तो उनको निकाल देना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो समाज है डायनेमिक समाज है, हिंदू समाज बहुत डायनेमिक समाज है, और हर बार हर वक्त पे हमने चीज़ों को बदला है, चीज़ों को चुनौती दी है। अगर हमारे डीएनए में, हमारे मानस में वो एटीट्यूड है तो हम उन गलत जो चीज़ें हैं हमारे समाज में उनको बदलने से क्यों कतराते हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट डिस्प्ले में है कि वो कहीं ना कहीं इशारा करता है इब्सन कि आप कहते तो हैं कि हमने औरत को बहुत आगे कर दिया और औरत को यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन औरत को आपने अपना इक्वल स्टेटस अभी तक दिया नहीं है। आप कहते बहुत है, करते कुछ कम है। तो मुझे लगता है कि वो औरत को स्पेस देने की बात, उसकी वॉइस को एक्सेप्ट करने की बात जो इब्सन ने कही, वो इसको बहुत कंटेम्प्रेरी बनाता है आजकल हमारे इंडियन सोसाइटी में। इसलिए ये प्ले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि सब लोग इसको पसंद करेंगे। आपने कहा, पूछा कि इसमें से क्या पसंद आएगा लोगों को। पहली बात तो ये कि ये बात जो हम कह रहे हैं ये लोगों को छू लेगी, क्योंकि वो सवाल जो औरत ऐसे चलता रहेगा, वो सवाल जो औरत को करने चाहिए थे और विवशतावश नहीं कर पाई, वो सवाल ये इस नाटक में औरत करती है। ये बात औरतों को बहुत अच्छी लगेगी और आदमी को भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि परिवर्तन ही प्रगति का द्योतक है। तो वो बदलाव आना चाहिए, ऐसे सवाल होते रहने चाहिए, ऐसी इंट्रोस्पेक्शन भी होना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही है। तो पीछा करती परछाइयाँ ऐसी ही परछाइयाँ जो कि आपको डिस्ट्रॉय ज़्यादा कर रही हैं, आगे बढ़ने में जो सहायक नहीं है, उनको क्वेश्चन करता है। और दूसरी बात जो अच्छी लगेगी लोगों को इस बारे में कि मैं मतलब खुद मियाँ मिट्ठू हो रहा हूँ कि इसकी परफॉर्मेंसेस जो इस प्ले में हमने किए हैं, जिसमें मैं हूँ, ये हैं, परम है, प्रेमवदा है, विजय कश्यप जी है, बहुत ही सशक्त कलाकार हैं, बहुत अच्छा कैरेक्टर, बड़े स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा अभिनय किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जब ये प्ले आप टीवी के सामने बैठेंगे, आप शुरू करेंगे तो फिर उठेंगे नहीं, बिकॉज बहुत ही इट इज़ वेरी ड्रामेटिक, और आपको मतलब अपने साथ लेता चलेगा ये नाटक जब तक ये नाटक अंत नहीं होगा। ये खूबी है इस नाटक की। और बताइए। सो मैम, जैसे कि अभी इतना जिक्र किया हम लोग ने कि फ़ीमेल को जो इम्पोर्टेंस कम मिल रही थी, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया इस इंडस्ट्री में कि लाइक बीइंग अ फीमेल आपको कहीं पे वो काम के प्रति, अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे कम आपको इम्पोर्टेंस दी गई, ऐसा कुछ आपने कभी फेस किया था? मैं उन भाग्यशाली महिलाओं में से हूँ कि मतलब बिना बात को एक कहानी गढ़ने के लिए कहूँ कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई तो बात गलत है। मुझे हमेशा न्याय मिला, और हमेशा जो किरदार ऑफर किया गया, एक्सेप्ट तो मैंने किया ना, छोटा था तो भी मैंने एक्सेप्ट किया। उस किरदार को निभाने के समय किसी ने भी किसी किस्म की कोई कंजूसी ना तो किरदार के साथ की, ना मेरे साथ की, ना मेरे साथ बर्ताव में की। और जिस भी उम्र के जिस दौर पे मैं पहुंची हूँ और अनुभव के जिस दौर पे मैं पहुंची हूँ, तो मैं बाकायदा अब अपने उस रिस्पेक्ट को और अपनी उन शर्तों को कमांड करती हूँ, और अगर वो नहीं देते हैं तो मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपका पूछना ये सवाल सही था कि महिला हूँ और छोटे पात्र मान लीजिए करे हैं, तो इस तरह की क्या स्थिति आई, मेरे सामने नहीं आई, पर मैं जानती हूँ ऐसी स्थिति आती हैं, और हमारी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इसको सफ़र करती हैं।
तो वो उनकी एक विवशता है, या तो आवश्यकता है या विवशता है, जो भी कि शुरुआती तौर पे वो कर रही हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन देख के बेचारी घबरा जाती हैं कि डिस्क्रिमिनेशन। बट मैं जहाँ से शुरू किया था तो वो बड़ा ग्रुप वाला था, श्याम बेनेगल के साथ शुरू किया था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। रोल जो था वो तो हमने हाँ किया था कि हमें ये रोल करना है, तो उस परिधि में उन्होंने बहुत हमारा उभारा ही है, उसको दबाया नहीं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, वो जिन लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया है, हम सब एक साथ जाते थे, एक साथ ठहरते थे, एक साथ ही था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अब आ गया दौर दूसरा। उस दौर में मैं मेरी शर्तों के साथ खड़ी होती हूँ, अगर वो शर्तें नहीं मानी जाती तो मैं काम नहीं करती हूँ। इसमें एक बात मैं ये कहूँगा कि मतलब आपने जो सवाल किया उसका जवाब उन्होंने दिया, बहुत ईमानदारी से दिया कि इनके साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है और अपनी टर्म्स पे इन्होंने काम किया। लेकिन आपके सवाल का जो अंडर टेक्स्ट है वो उसका जवाब मैं दे दूंगा। वो अंडर टेक्स्ट ये है कि आज भी इंडस्ट्री में औरत और मर्द को समान नहीं माना जाता है। आप मेल एक्टर को 15 करोड़ देते हैं, वैसी फीमेल एक्टर को जिसको जो रोल बराबर उसके साथ होता है उसको 2 करोड़ में ख़त्म कर देते हैं। जब तक ये पैरिटी नहीं आएगी, पैरिटी ऑफ प्राइस, तब तक मैं ये मान के चलूँगा अभी भी आप औरत को के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब एक हीरो है, एक हीरोइन है, इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल काम करते हैं, उनको उनका सैलरी एक जैसी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ये अभी भी औरत को आपने सेकंड क्लास सिटीजन माना है। जब तक ये होगा, जिस दिन ये होगा, पता नहीं हमारी लाइफ में होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिस दिन ये होगा तब मैं मानूंगा कि भाई हाँ पैरिटी है, औरत और मर्द को आप एक स्तर पर देखते हैं। ये सवाल आज तक हमने भी, जैसे इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, भाई मैंने जो पैसे मांगे तो मुझे मिले तभी मैंने काम किया। लेकिन जनरल जो ट्रेंड है, अगर आपने सुना होगा, शाहरुख खान को 100 करोड़ मिलेगा, लेकिन अगर उसी ऐश्वर्या राय होगी तो उसको 50 करोड़ में या 25 करोड़ में ख़त्म करेंगे, क्यों? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो मैं मानता हूँ डिस्पैरिटी तो अभी है, अभी ख़त्म नहीं हुई, उम्मीद करता हूँ कि ख़त्म हो जाएगी। चलिए सर, मैम के साथ आपका काम करने का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत कुर्सी पे बैठ के कैसे कहेंगे गंदा? नहीं, एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बहुत अच्छा रहा है। देखिए ऐसा है कि मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ कि जब मैं बॉम्बे आया और मैं थिएटर करना चाहता तो हमारी मुलाकात इला जी से हुई और हमने मिल के 40 साल से हम काम कर रहे हैं साथ में। बहुत ही अच्छा मतलब हमारा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उसका कारण है, मैं आपको बताऊंगा कि हमने जब ग्रुप शुरू किया और हमने काम शुरू करना शुरू किया तो हमने अपने काम बांट लिए। क्योंकि क्या है कि मेरे पास एक ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग का एक एक्सपीरियंस था, तो इन्होंने कहा भाई आप प्ले डायरेक्ट करो। हालांकि मैं एक्टर, वहाँ से एक्टर आया था, डायरेक्शन मैंने सीखी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, तो इज़्ज़त रखना था स्कूल का कि भाई मैं आया तो मुझे डायरेक्शन तो आनी चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट करना शुरू किया और इन्होंने मतलब एडेप्टेशन शुरू कर दिया, राइटिंग शुरू कर दी इन्होंने। तब उन्होंने मुझे आइडिया दिया। तब इसी देखिए क्या होता है कि वो जो होता है ना, जिसमें एक स्पार्क होता है ना काम करने का, वो आपको ऐसे दिखता है। तो जब मैं इनसे पहले मिला, ये एक प्ले कर रही थी जेठवा उजली, तो वो मैंने किया और मैंने इनसे एक बात कही कि भाई ये जो कहानी आप कह रहे हैं इसको एक नए कॉन्टेक्स्ट में जब तक नहीं डालेंगे रेलेवेंट नहीं होगा। तो उसके बाद मैं शूटिंग में चला गया विजेता की, तो इस बीच में इन्होंने नया प्ले रीराइट कर दिया, सारा प्ले। समझ गई बात। और दूसरी बात उन्होंने तभी मुझे कही थी कि एक आइडिया है मेरे पास, मैन वुमन रिलेशनशिप पे एक प्ले लिखना चाहती हूँ और उसको मैं म्यूज़िक के मेटाफर के साथ कहना चाहती हूँ कि म्यूज़िक में जिस तरह से रियाज की बहुत ज़रूरत होती है, इसी तरह मैन वुमन रिलेशनशिप में रियाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर रियाज नहीं होगा मर्द और औरत के संबंधों के बीच में, तो वो संबंध टूट जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छी बात थी। तो मैंने सोचा भाई मुझे तो हीरा मिल गया, तो मुझे तो उसको पकड़ के रखना चाहिए, तो मुझे इनके साथ ही काम करना चाहिए, यू नो। सो कहने का मतलब यह है कि वो एक्सपीरियंस वहाँ से शुरू हो गया और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और उसके बाद हमने तय किया कि मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा हूँ और मुझे बहुत जल्दी पढ़ता हूँ मैं, तो हमने तय किया कि वो तो उन्होंने कहा भाई आप प्ले सिलेक्ट करो, एडेप्टेशन मैं करूँ। तो ये पिछले 40 साल तक चल रहा है। मैं प्ले सिलेक्ट करता हूँ, पढ़ता हूँ, इनके हाथ में देता हूँ, एडेप्ट करती हैं। इब्सन के जितने भी प्ले, ये जो पीछा करती परछाई है, हमने घोस्ट पढ़ा, हमने इनके हवाले कर दिया, उन्होंने पीछा करती परछाई है सामने लाया। ऐसे तो 6-7 तो एडेप्टेशन उन्होंने इब्सन किए हैं। ओरिजिनल प्लेज लिखे हैं, जैसे रियाज की मैंने बात की,
आप छोटा कश्मीर उन्होंने हमारी, मैं कश्मीर का हूँ, कश्मीर की समस्या को लेकर उन्होंने एक प्ले लिखा छोटा कश्मीर। अभी इन्होंने एक इब्सन का नया प्ले आज़ाद शत्रु अडेप्ट किया। सो कहने का मतलब ये रास्ते के प्यार की ओरिजिनल प्ले लिखा जो 25 तारीख को हम शो कर रहे हैं। सो कहने का मतलब हमने, जब हम ये सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने एक पौधा एक मतलब लगाने की कोशिश करते हैं और दोनों मिलके उसको सींचने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे यहाँ ईगो डिफरेंसेस ओपिनियन होते हैं काम करते करते, हमारे बहुत डिफरेंसेस रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, बीच में नाराज भी हुए एक दूसरे से, थोड़े दूर तक हम मतलब नाराज भी रहे, लेकिन अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ इट, बिकॉज हमने अपने ईगोज को बीच में नहीं लाया। हमने कभी ये नहीं कहा कि मैं सुपीरियर हूँ आप इन्फीरियर है, उन्होंने कहा कि मैं सुपीरियर हूँ आप इन्फीरियर है। हमारा सारा पर्पस है कि ये जो सामने पौधा हमने बोया है इसको खिलना है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसी का ही परिणाम पीछा करती परछाइयाँ भी है, क्योंकि क्या है कि जब तक ऐसा, ये आप इमेजिन कीजिए 40 साल, मैं आपने तो रिकॉर्ड में कहीं मुझे बताइए 40 साल लोगों ने एक साथ काम किया, ऐसा हो नहीं सकता। बट सर जनरली जब कोई इतने सालों से काम करता है तो वो, क्योंकि अब हम लोग भी करते हैं तो खिटपिट हो जाती है, आप दोनों में हुई है कभी? खिटपिट तो बहुत होती है, खिटपिट तो हर जगह देखो ना। सॉरी कौन बोलता है? देख नहीं रही है, खिटपिट करके यूं करके तो चलती रहती है, पर बाय द, बट उसको कहते हैं ना टूटन टाटन वाले मामले। किटपिट इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। क्योंकि देखिए टूटन टाटन तब हो जाएगी जबकि हम एक दूसरे को भरोसा नहीं करेंगे, भरोसा नहीं, और एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ, क्योंकि ऐसा कभी हमारे काम में ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने अडेप्ट किया प्ले मुझे लंबा लगा है, मैं कहता हूँ उसको मतलब कम करना है, वो करना है, लड़ाइयाँ हुई, बहस हुई, अल्टीमेटली वी रीच ए कंक्लूजन कि भाई यहाँ प्ले ऐसा है। आई गिव माय ओन रीजंस। कई बार उन्होंने ऐसा कहा है कि नहीं ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है, जो मैं एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा है, इंसिस्ट किया, मैंने चुप करके हाँ कर दिए, चलो करते हैं। लेकिन प्ले करते करते मुझे लगा कि जो उन्होंने कहा था वो सही है, तो उस बात को एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हम में है कि हम गलती एक दूसरे की करते हैं, कहीं भैया तुमने सही कहा था या आपने सही कहा था। इस तरह का रिलेशनशिप जो होता है ना, क्रिएटिव रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि उसमें फिर कोई तकलीफ होती नहीं है। और एरियाज़ अलग अलग है। मैं प्ले को डायरेक्ट करता हूँ तो एक्ट भी करता हूँ, तो मेरा जो वर्किंग जो है बिल्कुल अलग है, वो अलग तरह से मैं देखता हूँ। वो एक्ट करती है, अडेप्ट करती है, लिखती हैं, उनका एरिया अलग है, और कहीं ना कहीं इन सब को मिला के बनता है पीछा करती परछाई। जी। ऑल्सो मैम जब आपका नाम लेते हैं ना तो कुछ एवरग्रीन जो गाने हैं 80s के 90s के वो सीधा दिमाग में आते हैं, बट आज के अगर आप जनरेशन में देखेंगे कई जो ऐसे गाने ना जो लोगों के दिल को मतलब आज भी टच करते हैं वो रिक्रिएट किए जा रहे हैं, उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? मतलब जो, क्योंकि जब वो रिक्रिएट होता है ना ऐसा भी नहीं होता है कि लोगों को पसंद आता है, क्योंकि वो अलग ही वे में चले जाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं पॉइंट ऑफ व्यू देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि प्रोड्यूसर कमा रहा है, म्यूजिक कंपनी वाला, और उसको जब मैं पॉइंट ऑफ व्यू देने लगती हूँ तो कहते हैं कि सब्र करो, रॉयल्टी तुम्हारे पास आएगी, तो मैं चुपचाप बैठी हूँ। बट मैं सोचती हूँ कि ये जो कुछ गाने बने हैं, क्योंकि हमारा फोकस कहीं और है, वो इतने रिदमिक थे, इतने ट्रेडिशनल थे, जैसे कि अगर आप चोली के पीछे कहना चाहती हैं तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को आप रिक्रिएट करें, इससे बढ़कर सदमा कुछ नहीं होगा। ये सदमा है कि आपने उसको नई रिदम में डाल दिया और उसमें फिर कोई एक और फोक सिंगर आ गया और उन्होंने गा दिया, तो एक अच्छे खासे क्रिएशन को सिर्फ बदलाव चाहिए। तो एक तो हम, मुझे लगता है कि बहुत गरीब हो गए हैं कंपोज़र, बिकॉज दे कैन नॉट क्रिएट, तो हर चीज़ रिक्रिएट हो रही है, सारे कंपोजर्स यही हो रहा है। और प्रोड्यूसर्स क्या है कि नया पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट को ना ही छेड़ें। बट मैं उनकी बात को लेके सब्र में बैठी हूँ कि रॉयल्टी आएगी तो मैं देखूँ कहाँ से आ रही है, और उन्होंने कहा है मैं पॉपुलर हो जाऊँगी यंगर लोगों में, तो ठीक है। कि पुरानी तो 3 पीढ़ियाँ मुझे मेरे संगीत को, फोक संगीत को, नॉट पर्टिकुलर दिस सॉन्ग, वोट फॉर घाघरा तो मेरा ही लिखा कंपोज है, बस जितने भी रेशम का रुमाल बिछू अड़ाई जितने भी हैं, ये सब गाने 3 जनरेशन से चल रहे हैं अपने बूते पे। अब उसको रिक्रिएट करके कौन से लड्डू आ जाएंगे मुझे नहीं समझ में आया। सो ये सब कुछ चलता है, बट आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट आई एम हैप्पी दैट जी TV, जी Theatre thought of bringing theatre on celluloid, on television, कि ये टाटा प्ले पे हो रहा है, और ये एयरटेल व्हाट जो इनकी OTT उनकी जो है, और डिश TV वहाँ पे 1 तारीख को आएगा। तो रंगमंच को लोग बड़ी मुश्किलों से वहाँ तक पहुँचते थे। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है,
रंगमंच के लिए लोग 5 पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, और इतना लगाव होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में कि हम थिएटर के सालों साल पहले टिकटें बुक कर लेते हैं, फिर अच्छा पहन के जाते हैं, एक उत्सव की तरह से रंगमंच देखा जाता है, जो अपने यहाँ भी था। भारत का तो हिंदी नाटकों का कल्चर बहुत पुराना है, तो अब वो क्योंकि ऐसा समय था आफ्टर कोविड तो और भी ज़्यादा कि जी टेलीविज़न ने विदेशों के हिसाब से ये सोचा कि इसको आर्काइव में लाया जाए, इसको टेलीविज़न पे लाया जाए और बिना छुए लाया जाए। मतलब इसमें वो अपनी विधा नहीं डाल रहे हैं कि कट कर देंगे और स्टेज से बाहर चले जाएंगे। जिस तरह से वो शूट कर रहे हैं, वो शूट का तरीका ऐसा है जैसा पहला व्यक्ति इस चेयर से मैं जैसे थिएटर देखूंगी वैसे उतनी दूर पे कैमरा रख के उन्होंने हमें शूट किया, और बहुत अच्छा, हमें काफ़ी अच्छी फीलिंग आई जब हमने उसको देखा है ना। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि जी थिएटर ने ये इनिशिएटिव ले लिया है, देखिए क्या है कि फिल्म बनाते हैं आप, फिल्म के बाद आप उसके 100 प्रिंट्स निकालते हैं, 100 मतलब अपने अलग अलग स्टेट्स में भेज दें, सबने फिल्म देखी आपकी। थिएटर के साथ अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सकता कि ये लाइव एक्सपीरियंस है, लाइव लोग स्टेज पे काम करते हैं, तो सब पूरे ग्रुप को पूरे देश तक अलग अलग कोने तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें काफ़ी समस्याएं हैं, पैसा नहीं है। मैं हर इंटरव्यू में यही रो रहा हूँ कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, इससे क्या है कि जो हम पीछा करती परछाई, जो हमने बहुत जितने भी लोगों ने 50 शो किए हैं, हमने जितने भी लोगों ने देखा है, अब इस इनिशिएटिव की वजह से ये हिंदुस्तान के दूर दराज मतलब लोगों तक पहुंच जाएगा। और बिल्कुल थिएटर की तरह, जैसे इला जी ने कहा, थिएटर की तरह इसको शूट किया गया है, तो उनको एक एहसास हो जाएगा कि नाटक क्या होता है, रंगमंच क्या होता है। तो आई एम श्योर कि इसे रंगमंच में दिलचस्पी उनकी बढ़ेगी, तो वो कल को अगर उनके शहर में कोई नाटक होता होगा तो ज़रूर थिएटर देखने जाएंगे और भी लाइव देखेंगे। तो मुझे लगता है ये वी आर ग्रेटफुल टू देम दैट उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और जैसे इन्होंने कहा कि आर्काइवल वैल्यू है इसका, कि हम इतना अच्छे अच्छे नाटक करते हैं लेकिन उसके बाद वो मर जाते हैं, क्योंकि 1 साल 5 साल 6 साल 7 साल रहा नाटक, उसके बाद ख़त्म, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है हम उसको रिकॉर्ड करें। अब ये हमारे लिए रिकॉर्ड करते हैं, और कल को 10 साल के बाद अगर कोई ये जानना चाहे कि इलारुन सुरनई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन ने इस एयर में एक नाटक किया था, ज़रा पीछा करती परछाई, ज़रा देखें, उनके पास है रेफरेंस, वो जा सकते हैं और प्ले को देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अभी लोगों को शायद समझ नहीं आएगा, लेकिन अगले 10 साल के बाद जब लोग देखेंगे और इनके पास जाएंगे कि हमको ये प्ले दिखाइए, ये प्ले दिखाइए, तो समझ आएगा कि इन्होंने कितना खूबसूरत काम किया है, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने ये काम शुरू किया है। और ऐसे मैंने 2-3 नाटक इनके देखे भी हैं, बहुत अच्छे इन्होंने शूट किए हैं। हाँ, यही है जैसे इला जी ने कहा कि ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये थिएटर है, इसको थिएटर की तरह ही शूट किया जाए। यहाँ पे मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ इस बात से, क्योंकि अगर हम थिएटर की बात करते हैं, फिर तो अगर हम कुछ और करेंगे तो चोरी हो जाएगी। तो वो ये अभी तक तो नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम एंड दिस इज़ अ वेलकम स्टेप। या ऑल्सो मैम, आपसे ये भी जानना है, जब लिरिक्स होता है ना, हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, किसी किसी के 3-4 पहलू हो जाते हैं, बट पहले के टाइम पे जब 80s 90s में चीज़ें इतनी ज़्यादा ओपन नहीं ली जाती थी, जैसे आज के डेट में जो लिरिक्स वगैरह भी आते हैं वो डबल मीनिंग के होते हैं, तो भी वो एक्सेप्ट किए जाते हैं ऑडियंस द्वारा। जब आपके पास चोली के पीछे आया था, सबसे पहला आपका वो रिएक्शन क्या था जब आपने वो लिरिक्स पढ़ा था? मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। वो लोग देख रहे थे कि मेरा क्या रिएक्शन होगा, बट उसका जवाब अच्छा था कि चोली में दिल है मेरा। तो मैं इतना शौक इसलिए नहीं हुई कि लोक संगीत में इस किस्म के बहुत सारे गाने होते, छेड़छाड़ के, इस तरह के, पर हाँ जहाँ पे बैठी थी तो लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी और सुभाष जी, आनंद बख्शी जी, वो बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी थे। अपने ज़माने इतने बड़े बड़े लोग थे, तो वो सोच रहे थे कि शायद मैं बितकूंगी, पर मैंने पेंसिल हाथ में आ गई थी, लिखा रहे थे तो चुपचाप लिख लिया। पर मैं चौंकी नहीं, क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ, तो मुझे पता है कि सिचुएशनल कुछ होगा। और उन्होंने ये बता दिया था मुझे कि मुझे तो ये कहा था 2 लड़कियाँ आपस में, वही हुआ फाइनली। इट वाज नीना एंड जो मुझे करना था एक्चुअली रोल, माधुरी जी और नीना, इन लोगों ने करा। एक क्वेश्चन कर रही थी, दूसरा जवाब दे रही थी, तो मुझे इतनी मैं भयभीत नहीं हुई। और सच मानिए
जितना विवाद खड़ा हुआ उससे कई हजार गुने वो गाना पॉपुलर हुआ, जी। और वो भी औरतों में। जी आज एक बात पे इसमें एक और ऐड कर, आपने कहा कि आजकल की जो जी। लिरिक्स में ऐसा होता है वैसा होता है। देखिए क्या है कि वक्त बदलता है, इस समय की मांग नहीं है, समय ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। देखिए आपको याद दिलाऊं मैं, आप तो शायद तब पैदा भी नहीं हुई, तो जब हमने फिल्में देखी थी तो फिल्मों में जब गाना होता था, हीरो हीरोइन गाना होता था, और जब वो इंटीमेट सीक्वेंस आता था, जब नज़दीक आते थे हीरो हीरोइन, नज़दीक यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद शॉर्ट कट हो जाता था, दो परिंदों को वो दिखाते थे, वो चोंच से एक दूसरे से कुछ करते रहते हैं, मतलब किस अलाउड नहीं था, वो एक्सेप्टेड था। आजकल तो मतलब हैप्पी बर्थडे करके वो कोई सड़कों पे आप खुलेआम आजकल के नौजवान किस करते हैं, उसमें कोई शर्म नहीं है, और मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उससे। द फैक्ट इज व्हाट आई एम लाइक, things change, society keeps on changing, values keep on changing, so naturally वो सब होगा। तो इस चेंज के बाद हम पीछा करती परछाई में वो कर रहे हैं। हाँ, वो जो आपने कहा कि मतलब वो तो होगा, बिकॉज जब समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो तो एक्सेप्ट होगा। तो उसमें हमको हैरान नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमको अच्छा लगता है। जहाँ तक बात थी आप वो लिरिक्स की बात थी, और वो जो गाने बनते थे, देखिए कुछ मुझे वो जो ट्राई करते हैं, what they are trying to do actually is they are trying to make the old beautiful songs relevant for the modern generation, जिनका sense of music is slightly different than what it was 80 years before, right? They are trying to do it, but मेरा तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट है उनसे कि भाई कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, कुछ चीज़ें मत बदलिए, क्योंकि वो जो ओरिजिनल में है वो ओरिजिनल में ही अच्छी लगेंगी उनको, वैसा उसको वैसा ही रहने दीजिए, आप अपना नया नया क्रिएट कीजिए। हम वो जो बास्टर्डाइजेशन कहते हैं ना, वो करते हैं कि वो चीज़ जो है वो गड़बड़ है। आप कोशिश जो कर रहे हैं, हम उस कोशिश को समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि म्यूज़िक का सी द होल स्टाइल ऑफ म्यूज़िक हैज़ चेंज्ड। आप उसको रेलेवेंट करना चाहते हैं और आजकल के लोगों के लिए, आजकल की जनरेशन के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इसीलिए तो नाम शब्द आया अंग्रेज़ी में क्लासिक। क्लासिक इसीलिए कहते हैं, वो क्लासिक ही रहता है, उसको प्लीज़ कृपा करके उसको वैसा ही रहने दीजिए, ये मेरी गुजारिश है बस। जी आज के इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैम कंट्रोवर्सी में रहना बहुत ज़रूरी हो गया, ऐसा देख कर लगने लगा है अब कि जो कंट्रोवर्सी में रहता है उसकी ही पिक्चरें हिट हो रही है, उसके ही गाने हिट हो रहे हैं। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पता नहीं, हमारे साथ तो कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं। और बट आपका मैम कोई ऐसा हेडलाइन आया था, मतलब अगर मैं पहले की भी बात करूँ या अभी की, कोई ऐसा हेडलाइन जिसे पढ़कर आप खुद शौक थी कि मतलब ये क्या लिख दिया, और एंड आप हंसी भी बाद में? डेफिनेटली आफ्टर चोली के पीछे आई होंगी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी के केसेस भी थे लोगों के, बट ये तब भी था जब ये इस पे थोड़ा विवाद खड़ा हुआ था, तो मैं बहुत डर गई थी। मैं मिडिल क्लास की लड़की में गई, भगवान गाना भी गाया, भी ये क्या हो गया। तो लोगों ने कहा था इट इज़ ऑलवेज नाइस। अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन वाज अ फेमस डायरेक्टर, ही सेड ओ माय गॉड यू हैव रीच्ड, जब कंट्रोवर्सी में पहुंच गए इसका मतलब यू मेड इट। मैंने कहा हमारे यहाँ तो माँ बाप ने सिखाया था कभी तुम्हारी लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो उस परिवार से हूँ जहाँ कंट्रोवर्सी को बुरी नज़र से देखते थे। अभी पब्लिसिटी देती है, मुझे मालूम नहीं। कुछ अच्छी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। आपकी बात जो है मैं उसको डिनाई नहीं करता, होता है कि मतलब कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाता है तो लोगों के आई बॉल्स हो जाते हैं, वहाँ तक लोग उसको देखने लगते हैं, या उसको यार ये हुआ, ये भी एक एस्पेक्ट है। लेकिन ऐसा भी है एस्पेक्ट, कुछ अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ें बनती हैं, लोग उसको भी देखते हैं, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। आई थिंक व्हाट वी नीड टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इज़ दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना वो ऑडियंस का काम है। ऑडियंस देखिए, मेरी हमेशा शिकायत रहती, लोग अरे क्या बकवास आता है टेलीविज़न पे सीरियल, यार तंग आ गए, वो तंग आ गए, क्या बकवास, वही चीज़ है। अरे देखो मत, जब तुम देखोगे नहीं तभी तो टीआरपी उनकी गिर जाएगी, बंद हो जाएगा ना खुद ऑटोमेटिकली। आप शिकायत भी करते हैं और देखते भी हैं, तो कैसे होगा? यू हैव टू टेक वन डिसीजन, आइदर यू सी इट एंड कीप क्वाइट, और यू डोंट सी इट, यू विल सी दैट देयर विल बी अ चेंज। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम उन दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं एंड जो हमेशा देखना चाहते हैं आप लोगों को? अगर आप, मैं ये कहूँगी कि आप ये ना पूछिए कि चोली के पीछे क्या है, आप ये देखिए इला के पीछे क्या है। और आप ये प्ले देख लीजिए, पीछा करती परछाइयाँ, तो आपको ये मालूम होगा कि इला के पीछे एक सहज, आम, साधारण हिंदुस्तानी औरत है जो कि हर तरह की चीज़ों पर
वैसे ही रिएक्ट करती है जैसी आम औरत रिएक्ट करेगी। तो ये आप नाटक हमारा ज़रूर देखिए। कोई बात नहीं, आंसू मेरे आ गए, कोई बात नहीं, पर 25 तारीख को ये आप नाटक देखिए। और मैं कहूँगी आई एम ट्रूली अ इंडियन वूमन, क्योंकि जब मैं कोई बहुत ही ज़बरदस्त फोक गाना गाती हूँ तो मैं गांव की महिला को रिप्रेजेंट करती हूँ। उतनी जैसी वो शादियों में मचलती हैं, डांस करती हैं या छेड़खानी करती हैं या होली में मस्ती करती हैं, तो वो औरत जो है उसके पास वही 9 श्रृंगार हैं। उसमें करुणा भी है, उसमें प्यार भी है, उसमें दर्द भी है। सो यू विल सी मोर ऑफ इलारून इन एवरी श्रृंगार, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग ट्रूली इंडियन वुमन। और एंड में मैं ये कहूँगा कि भाई देखिए, इनिशिएटिव जो जी थिएटर ने और जी मतलब टाटा थिएटर में जो प्ले देखेंगे आप, इस इनिशिएटिव को एनकरेज कीजिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इतना एनकरेजमेंट इनको दे दीजिए कि ये और नाटक रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करें नाटक, क्योंकि जब तक आप एनकरेज नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं देखेंगे, आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये कैसे करेंगे काम। जब तक आपका मतलब सपोर्ट नहीं मिलेगा इनको, तब तक ये हमारी सपोर्ट नहीं कर सकते। ये एक चेन रिएक्शन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्ले आप ज़रूर देख लीजिएगा। 25 को एयर होने वाला है। हाँ, तो और अपने रिमार्क्स, अपने कमेंट्स भी बताइए बाद में आपने प्ले आपको कैसा लगा। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर एंड मैम, एंड ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ दिल से कि पीछा करती परछाइयाँ घर घर जाए, एंड ज़रूर मैम, मैं ज़रूर देखूँ। जब आपने इतनी सारी बातें बता दी है तो देखना तो बनता है, एंड मैं चाहती हूँ घर घर ये जाए प्ले, हर लोग देखे और अपना प्यार दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। मेरा नाम के रैना और मुझे इलारून कहते हैं, और आप हम दोनों को देख रहे हैं बॉलीवुड नाव पे।